आप सबों को नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले बड़े खेद के साथ मैं यह सूचित करना चाहती हूँ कि केरल के प्रमुख अनुवादक केंद्र और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रिटायर्ड प्रोफेसर पी माधवन पिल्लै सर का निधन हो गया है। वे एसएसएस महाविद्यालय चेंगनासेरी और श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय कालड़ी के भूतपूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष रहे हैं। प्रोफेसर माधवन सर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सभी 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। धन्यवाद। सभी विद्वज्जनों को नमस्कार। मैं बबली कुमारी आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का यह राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला केरल के सेंट पीटर्स कॉलेज कोलेंचेरी, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और पूर्व छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि सेंट पीटर्स महाविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम की एक अंगीभूत इकाई है। 1964 में स्थापित यह महाविद्यालय आज एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1999 से यहाँ हिंदी विभाग भी स्थापित है। यहाँ के 3 अलग-अलग विभागों में शोध कार्य चल रहे हैं। कॉलेज का आदर्श वाक्य द वाइट शैल इनहेरिट ग्लोरी अर्थात बुद्धिमान महिमा को विरासत में पाएंगे। अपने इसी आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस महाविद्यालय के 2 मजबूत स्तंभ हैं, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और पूर्व छात्र संघ। पूर्व छात्र संघ जिसमें महाविद्यालय के कई पूर्व छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं और इस महाविद्यालय की हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु पी कौमा इसकी सचिव हैं। साथ ही राष्ट्रभाषा साहित्य संघ सेंट पीटर्स महाविद्यालय के साथ मिलकर हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए प्रयासरत है। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के सिलसिले में चलाए जा रहे इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला की दूसरी श्रृंखला का 9वां व्याख्यान है, जिसका विषय है हिंदी साहित्य गांधी के साथ गांधी के बाद। इस विषय पर वक्तव्य के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रेणु व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इस कार्यक्रम में एक पर्चा प्रस्तुति भी है जिसका विषय है आधुनिक हिंदी कविताओं पर गांधी दर्शन का प्रभाव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले प्रार्थना गीत के लिए स्नातक तृतीय वर्षीय छात्रा अंकिता विजयन को हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से फूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जैसे पहरे खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहरे खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद।
धन्यवाद अंकिता। अब मैं स्वागत भाषण के लिए सेंट पीटर्स महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर और इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सिंधु टीआई मैम को आमंत्रित करती हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, मुख्य वक्ता राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेणु व्यास जी, और हमारे साथ जुड़े भारतेंदु भवन के उनकी चौथी पीढ़ी के दीपेश चंद्र चौधरी जी और चंद्रकांता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और दूसरे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से जुड़े हुए प्राध्यापक बंधुओं, शोध छात्रों, सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के पूर्व छात्र संघ के सदस्यों, हिंदी विभाग के प्रिय मित्रों, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के सदस्यों, सबको मेरा प्रणाम। सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इस अकादमिक वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में 2 व्याख्यानमालाएं चलाए। 1 दर्जन व्याख्यानों की पहली राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यानमाला केरल हिंदी साहित्य मंडल के तत्वावधान में पूरी हो चुकी है। ये दूसरी राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यानमाला है जो सेंट पीटर्स महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ और हिंदी विभाग के छात्रों का साहित्य संघ राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के तत्वावधान में आयोजित है। आज उसका 9वां व्याख्यान है। इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर है। सर की प्रेरणा और सर के प्रोत्साहन से ही ये व्याख्यानमाला चलाई जा रही है। सर के प्रति हमारा आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सोहनलाल द्विवेदी जी ने महात्मा गांधी के बारे में लिखा था, युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक है युगाधीर, युग निर्माता, युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। गांधी जी ने एक युग का निर्माण, संचालन, परिवर्तन, संस्थापन राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और भाषाई धरातल पर किया था। उन्होंने भारतीय जनता का मार्गदर्शन किया था। राजनैतिक दृष्टि से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होना, सामाजिक दृष्टि से हरिजनों का उद्धार करना, अहिंसा और नैतिक मूल्यों, जीवन मूल्यों की स्थापना करना, संपूर्ण राष्ट्र के लिए भाषा लाना, शिक्षा के लिए मातृभाषा माध्यम बनाना आदि के लिए गांधी जी ने प्रयत्न किया। शिक्षा के लिए मातृभाषा माध्यम बनाने के बारे में गांधी जी लिखते हैं, जिस प्रकार मां के दूध से बच्चे के शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार मातृभाषा के माध्यम से उसके मन और बुद्धि का विकास होता है। यही तो प्रकृति का विधान है। 1937 में हरिजन पत्रिका में उन्होंने लिखा था, हमें शिक्षा माध्यम को तत्काल बदल देना चाहिए। यदि हम ऐसा कर डालें तो थोड़े ही समय में पुस्तकें और अध्यापक दोनों तैयार मिलेंगे। वर्षों बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हो गई है। आज मातृभाषा के जरिए शिक्षा अर्जित करना जो कोई चाहता है, उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए एकता पर वे जोर देते थे। हम सब जानते हैं कि सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का एक दिन तय किया गया था। एक भाषा के अभाव में रोटी और कमल के फूल एक घर से दूसरे घर पहुंचाकर संपूर्ण देश में संदेश फैलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उससे पहले ही मंडल पांडे ने अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाई तो ये उद्यम विफल हो गया। गांधी जी ने संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र एक भाषा होने पर बल दिया। इंदौर के एक भाषण में गांधी जी ने कहा था, यदि हिंदी भाषा की भूमि सिर्फ उत्तर प्रांत होगी तो साहित्य का प्रदेश संकुचित रहेगा। हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जैसे भाषा वैसी भाषा। अंत में उन्होंने कहा था,
मेरा नम्र लेकिन दृढ़ अभिप्राय है कि जब तक हम हिंदी भाषा को राष्ट्रीय और प्रांतीय भाषाओं को उसका योग्य स्थान नहीं देंगे, तब तक स्वराज की सब बातें निरर्थक है। आज का विषय हिंदी साहित्य गांधी के साथ गांधी के बाद है। उस पर व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेणु व्यास जी। रेणु जी, आपको सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंचेरी की तरफ से, पूर्व छात्र संघ की तरफ से, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से सादर सप्रेम स्वागत करती हूँ। आज एक पर्चा प्रस्तुति है। विषय है आधुनिक हिंदी कविता पर गांधी दर्शन का प्रभाव। ज्योति कृष्णन जी पर्चा प्रस्तुत करेगी। ज्योति जी हमारी पूर्व छात्रा है और अभी कोचिन विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही हैं। ज्योति जी का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ वेबिनार में कंपेयरिंग करती हैं झारखंड के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की शोध छात्रा बबली कुमारी जी का भी तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। दूसरे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से कई प्राध्यापक बंधु जुड़ गए हैं, शोध छात्र जुड़ गए हैं और कई छात्र छात्राएं हैं। सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतेंदु भवन से दीपेश चंद्र चौधरी जी हमारे वेबिनार में हमें प्रोत्साहन देने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं। दीपेश जी का भी विशेष स्वागत करती हूँ। सभी शोध छात्रों का और पूर्व छात्र संघ के सदस्यों का, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के सदस्यों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक और बार सबका स्वागत और नमस्कार। धन्यवाद मैम। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए सेंट पीटर्स महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर साजू वर्गीस सर को आमंत्रित करती हूँ। सर जुड़ नहीं पाए हैं, आगे बढ़िए। ओके, काफी व्यस्त होने की वजह से सर आज हमारे कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के केंद्र बिंदु की ओर बढ़ते हैं। हमारे आज का कार्यक्रम का विषय है हिंदी साहित्य गांधी के साथ गांधी के बाद। इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रेणु व्यास जी उपस्थित हैं। रेणु मैम की शिक्षा को देखकर ये पता चलता है कि वो बिल्कुल ही विविधताओं से भरी हुई है। उन्होंने उर्दू में डिप्लोमा किया है और स्नातक उन्होंने गणित और विज्ञान में किया है। स्नातक उन्होंने इतिहास और हिंदी में किया है और हिंदी में ही उन्होंने शोध कार्य किया है। उनके शोध का विषय रहा है दिनकर के कृतियों का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। रेणु मैम, आपकी गांधी विचार में विशेष रुचि है। आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख है दिनकर सृजन और चिंतन, दूसरा है मेरे साक्षात्कार स्वयं प्रकाश, ये संपादित पुस्तक है, और अगली पुस्तक है कृति मूल्यांकन कुरुक्षेत्र, ये भी आपकी संपादित पुस्तक है। मैं तहे दिल से आपका इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ और मुख्य भाषण के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आज के कार्यक्रम के आयोजक सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंचेरी और पूर्व छात्र संगठन और राष्ट्रभाषा साहित्य संघ का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूँ। सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंचेरी के एर्नाकुलम के प्राचार्य डॉक्टर साजू वर्गीस जी, विभागाध्यक्ष मीना जी और इस कार्यक्रम की सूत्रधार यानी पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार डॉक्टर सिंधु जी और आज के इस गोष्ठी की सूत्रधार बबली जी, सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया। अभी कोविड के कारण सारी फ्लाइट्स और सारी ट्रेन सब अस्त व्यस्त हैं, फिर भी मुझे केरल तक से सीधे जुड़ने का मौका दिया है। केरल की इस यात्रा के लिए
मैं आप लोगों की हार्दिक आभारी हूँ, क्योंकि भारतवर्ष की सनातन और विद्रोही परंपरा दोनों के दो बड़े महापुरुष केरल से आते हैं, आदि शंकराचार्य और नारायण गुरु। तो केरल की धरती वही विशेषता रखती है जो भारतवर्ष की धरती विशेषता रखती है। एक और सनातनता और एक और उसकी विद्रोही परंपरा, दोनों आपस में संघर्ष और समन्वय करते हुए जिस भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी समावेशी भारतीय संस्कृति का निर्माण करते हैं, वो केरल की धरती में भी वो विशेषता है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत मलयालम भाषा में लिखने वाले भारत के एक बहुत बड़े कवि नारायणन मेनन वल्लतोल की कविता से करना चाहूंगी। एनटी गुरुनाथन। मेरे पास ये कविता देवनागरी लिपि में मलयालम भाषा में है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं देवनागरी लिपि में भी उसको पढ़ूंगी तब भी आप लोगों की हंसी की पात्र न हो जाऊं। इस डर के मारे मैं उसके हिंदी अनुवाद के एक अंश से अपनी शुरुआत करना चाहती हूँ। तो एनटी गुरुनाथन में कहते हैं वल्लतोल कि यह लोक ही मेरा कुटुंब है, ये तृण पल्लव कीट पतंग ही मेरे परिजन हैं, त्याग ही संपत्ति है। मैम आप अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज, आपकी वीडियो अच्छा, ऑफ हो गई। अच्छा, हाँ, मैं माफी चाहती हूँ, मैं वापस से शुरू करती हूँ। यह लोक ही मेरा कुटुंब है, ये तृण पल्लव कीट पतंग ही मेरे परिजन है, त्याग ही संपत्ति है, विनय ही उन्नति है, ऐसा मानने वाले योग के ज्ञाता मेरे गुरुदेव की जय हो। तो वल्लतोल जिन्हें गुरुदेव कह रहे हैं, वल्लतोल एक क्लासिकल रुचि के कवि हैं जिन्होंने बहुत सारे महाकाव्य लिखे हैं। उन क्लासिकल रुचि के कवि को राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक चेतना से जोड़ने का काम, उनकी कविता और जीवन दोनों को प्रभावित करने का काम उन्हीं गुरुदेव ने किया है, बहुत गहरे से प्रभावित होकर के, जिन्हें हम और आप सब आत्मीयता से बापू कहते हैं। तो महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, वो आरंभ से ही अखिल भारतीय ही नहीं, अखिल विश्व मानवता के प्रतिनिधि हैं। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तब भी इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में चलाते थे, जबकि अंग्रेजी या किसी एक भाषा से भी काम चल सकता था। तो वो हमेशा से जो बहुलतावादी भारत है और उसके साथ सारी एक वैश्विक मानवता को एक समग्र दृष्टि में साथ लेकर के चलते हैं गांधी जी, और उसी विशेषता को वल्लतोल यहाँ इंगित करते हैं। आगे वल्लतोल लिखते हैं, भगवान ईसा का त्याग, साक्षात श्री कृष्ण का धर्म रक्षा उपाय, बुद्ध देव की अहिंसा, शंकराचार्य की प्रतिभा, रंतिदेव की करुणा, हरिश्चंद्र का सत्य, मोहम्मद की स्थिरता, सब एक साथ एक व्यक्ति में देखना हो तो आइए मेरे गुरुदेव के पास। तो आइए हम सब लोग चलते हैं वल्लतोल जी के गुरुदेव के पास, यानी महात्मा गांधी, हमारे बापू के पास। इस उद्धरण में जो वल्लतोल की कविता का मैंने प्रस्तुत किया, 2 खास बात है। एक तो यह कि वल्लतोल के गुरुदेव यानी महात्मा गांधी गुजरात के मोढ़ बनिया समुदाय से संबंधित एक रियासत के दीवान के बैरिस्टर बेटे मोहनदास करमचंद गांधी नामक व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति से ज्यादा बड़े हैं, और देश और काल की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जाति धर्म निर्विशेष इस एक व्यक्ति का आविर्भाव समस्त संसार के उत्कृष्ट मानवीय गुणों को अपने भीतर समेटे हुए है। और दूसरा ये जो उद्धरण प्रस्तुत करता है वो ये है कि गांधी जी की जीती जी ही उनकी गणना मनुष्यता को नया संदेश देने वाले पैगंबरों में होने लगी थी, और इसी कारण से सोहनलाल द्विवेदी ने जो युगावतार कविता में कहा है, जिसका उद्धरण अभी सिंधु मैडम ने दिया था, यह युग परिवर्तक है, युग संस्थापक। तो ये है कि गांधी जी का आगमन एक अवतार की तरह हमारे साहित्य में बहुत सारी भाषाओं में मिलता है, हिंदी में भी मिलता है। मैं इस चीज का जिक्र केवल एक व्यक्ति के महिमा मंडल के लिए नहीं कर रही हूँ। गांधी जी का नाम मोहन है, मोहनदास, तो मोहन को कृष्ण से जोड़ करके कृष्ण का अवतार, ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। आज मैं उनमें से किसी कविता को उद्धृत नहीं करूंगी, वो कविताएं एक युग की मांग थी,
और वो अब साहित्यिक या और किसी दृष्टि से वो ऐतिहासिक महत्व की ही है। लेकिन मैं सिर्फ ये रेखांकित करना चाहती हूँ कि भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में गांधी जी का केंद्रीय स्थान पाना, उनका इस तरह से एक अवतार की तरह से एक केंद्रीय स्थिति में आना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। वो हजारों साल की जो भारतीय संस्कृति है उसकी अनवरत साधना का अनिवार्य परिणाम था, जो आधुनिक युग में भारतीय नवजागरण के रूप में विकसित हुआ, जो राजा राम मोहन राय से शुरू होकर के जो एक क्रांति हुई भारतीय संस्कृति में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, उसका पूर्ण रूप, पूर्ण विकसित रूप हम महात्मा गांधी में देखते हैं, जो एक ओर तो राजनीति के व्यक्ति हैं, दूसरी ओर सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना भी इस पूरे देश की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को भी बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं। तो महात्मा गांधी एक व्यक्ति ही नहीं है, वो एक व्यक्ति के साथ बहुत सारे मूल्यों का समुच्चय है। जिसे मैं एक सामूहिक नाम देती हूँ गांधी भाव। और वो गांधी भाव क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और वो गांधी वहां सिर्फ व्यक्ति नहीं रहते हैं, एक प्रतीक और रूपक बन जाते हैं इस सारे गांधी भाव का। और तो हमारे लिए गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं, प्रतीक है सत्य का, अहिंसा का, साधन और सत्य की पवित्रता का, आत्महंता हथियारों की होड़ से बचने के लिए विश्व शांति की एकमात्र आशा का, विश्व मानवता की ओर उन्मुख राष्ट्रीय चेतना का, सभी धर्मों के भीतर छिपे हुए एक ही मूल धर्म की पवित्रता का, सबसे वंचित आखिरी आदमी के साथ समेकित चेतना का, सहिष्णुता और समन्वय की भारत की हजारों वर्षों की उदार परंपरा का, और इन सभी उद्देश्यों के लिए पवित्र साधनों से किए जाने वाले वीरतापूर्ण संघर्ष, जन संघर्ष की प्रतिबद्धता का, इसी गांधी भाव के अर्थ में मैं महात्मा गांधी को लेती हूँ। और इस कारण से गांधी युग का प्रारंभ न सिर्फ भारतीय हिंदी साहित्य में, बल्कि सारे भारतीय साहित्य में, भारतीय जीवन में, राजनीति में, समाज में गांधी युग का आरंभ 2 अक्टूबर 1969 जब गांधी जी का जन्म हुआ, उससे आरंभ नहीं होता है। ये सारे भाव हजारों साल की सहस्राब्दियों की साधना का परिणाम है, जो गांधी नाम के व्यक्ति में प्रस्फुटित हुए, जैसा हम वल्लतोल की कविता में देखते हैं। और न ही ये गांधी भाव 30 जनवरी 1948 को किसी हत्यारे की गोलियों से खत्म हो सकता है। गांधी एक व्यक्ति के रूप में हत्या के शिकार हो सकते हैं, लेकिन गांधी भाव आज भी हमारे बीच में है। ये हजारों साल की भारतीय परंपरा ही नहीं, अखिल मानव का श्रेष्ठतम दाय है, उसको लेकर के एक व्यक्ति आविर्भूत हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी, जो हजारों साल पहले के मूल्यों को समेटे हुए है अपने में, और हजारों साल आगे तक का रास्ता भी हमें दिखाता है, जो ग्रेटा का रास्ता है, पर्यावरण संरक्षण का रास्ता है ना, विश्व शांति का रास्ता है, युद्धों से हमेशा के लिए मुक्ति का रास्ता है, वो भी ये गांधी भाव हमें दिखाता है। इस गांधी का आविर्भाव भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हुआ, और इस युग प्रवर्तक गांधी की दोहरी भूमिका थी। एक ओर तो वे भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की उपज थे, और दूसरी ओर उन्होंने इस नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन को अपनी सक्रिय कर्मठ भूमिका से एक नया रूप दिया। तो वो जिस युग का निर्माण गांधी युग, हम सुविधा के लिए उसे कह देते हैं, जिस गांधी युग का निर्माण वो कर रहे थे, उसे लगातार वो परिवर्तित भी कर रहे थे। तो गांधी भी किन्हीं स्थिर मूल्यों का प्रतीक नहीं है, किन्हीं स्थिर आदर्शों का नाम नहीं है, वो लगातार परिवर्तित होने वाले मूल्यों और आदर्शों का समुच्चय है। और ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता और संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो जितना समावेशिता है उसमें, जितना वो नया ग्रहण करती है अपने मूल स्वरूप की ओर, उतनी ही निखर करके सामने आती है। और ये जो भारतीय संस्कृति की सनातनता है, जो भगवान बुद्ध में कहती हूँ, चाहे हम महात्मा बुद्ध भी कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध से, कबीर से, जो
सबसे बड़ा प्रहार करते हैं इस संस्कृति की बहुत सारी मान्यताओं पर, फिर भी वो इस संस्कृति को एक नया जीवन देने वाले होते हैं। तो महात्मा बुद्ध और कबीर की परंपरा में मैं महात्मा गांधी को रखती हूँ, जिन्होंने इस समाज की सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी कुरीतियों पर, जिसमें अस्पृश्यता भी सिर्फ एक है, उस पर प्रहार किया, फिर भी भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े दूत हैं। तो सोहनलाल द्विवेदी की ही युगावतार कविता से मैं एक दो पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तुम युग युग की रूढ़ियां तोड़ नित रचते रहते नई सृष्टि, उठती नवजीवन की नीवें ले नवचेतन की दिव्य दृष्टि। जो भी संस्कृति रुकी हुई हो जाती है वो एक गंदला पोखर हो सकती है। जो भारतीय संस्कृति है, जो निरंतर बहती हुई धारा है, वही बुद्ध, कबीर और गांधी के रास्ते हमेशा परिशुद्ध होती रहती है। तो इस गांधी के रूप में हम आज हिंदी साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा है उसे देखेंगे। 3 दशक तक स्वाधीनता आंदोलन के नायक रहे हैं महात्मा गांधी, और भारतीय राजनीति के केंद्र रहते हुए भी सामाजिक और साहित्यिक समस्याओं में भी उनकी आवाज सबसे ऊपर थी। यहाँ तक कि जब एक अश्लील साहित्य में अश्लीलता का एक विवाद चला था, जो पांडे, बेचन शर्मा, उग्र की कृतियों को लेकर के था, उसमें भी निर्णायक के रूप में गांधी को शामिल किया गया, और उन्होंने एक बहुत ही, जैसी उनसे अपेक्षा थी उसके विपरीत जवाब दिया कि ये कृति चूंकि ये मनुष्य की निम्न प्रवृत्तियों को नहीं, उच्च प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है, निम्न प्रवृत्तियों का चित्रण इसमें उससे पार पाने के लिए है, मनुष्यता की बेहतरी के लिए है, इसलिए ये अश्लील नहीं है। यानी कि हर क्षेत्र में जो उनकी एक निर्णायक भूमिका थी वो 3 दशक तक थी। इसे सोहनलाल द्विवेदी चित्रित करते हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि त्रिग उसी ओर। और ये ताकत कैसे आती है गांधी में? क्योंकि गांधी के अंदर लोगों के हृदय को पहचानने की असीम क्षमता है, और वो एक व्यक्ति रहते हुए भी भारत की करोड़ों जनता, करोड़ों करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं, हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। ये करोड़ों भारतवासियों को कोई एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करे, कोई एक व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व करे, वो गांधी है। इसी कारण से गांधी जब ब्रिटेन के महाराजा से मिलने जाते हैं तो उन करोड़ों भारतीयों की वेशभूषा से में जाते हैं, जो करोड़ों भारतीय किसानों की वेशभूषा है, वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। साहित्य में भी वो उसी भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो करोड़ों आम भारतीयों की भाषा है, जो न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी है, न ही बहुत ज्यादा फारसी निष्ठ उर्दू है, जो ऐसी हिंदुस्तानी है जो उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक आम हिंदुस्तानी समझ सकता है। और साहित्य में उसको लेकर के आने वाले एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं प्रेमचंद। उन पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन प्रेमचंद जब हिंदी में आते हैं, लगभग उसी समय गांधी जी भारत में आते हैं। यानी कि एक साथ, जो मेरा विषय है हिंदी साहित्य गांधी के साथ और गांधी के बाद, तो प्रेमचंद का समय भी लगभग 1915 के आसपास का है, वही भारत में पदार्पण का समय महात्मा गांधी का है। भारतीय साहित्य को, केवल हिंदी साहित्य की ही नहीं, हम व्यापक रूप में भारतीय साहित्य की बात कर रहे हैं। भारतीय साहित्य को 3 व्यक्तियों ने आधुनिक युग में बहुत गहरे प्रभावित किया है। पहले है रविंद्रनाथ, दूसरे हैं महात्मा गांधी, और तीसरे हैं कार्ल मार्क्स। और इन तीनों को मैं इन प्रभाव की या व्यक्तित्व की विशालता के क्रम में नहीं नाम ले रही हूं, मैं इनका भारतीय साहित्य पर पड़े प्रभाव के कालानुक्रम में नाम ले रही हूं कि भारतीय साहित्य पर जो सारी स्वच्छंदतावादी भारतीय साहित्य, स्वच्छंदतावाद जिसे हम हिंदी में छायावाद कहते हैं, वो केवल
हिंदी साहित्य की ही विशेषता नहीं है। वल्लतोल स्वच्छंदता मलयालम स्वच्छंदतावाद के बड़े कवि हैं, बहुत बड़े कवि मलयालम स्वच्छंदतावाद के कुमारन आशान है, जिन पर रविंद्रनाथ का बहुत गहरा प्रभाव है ना। चिंताविष्टाय सीता, ऐसी सीता आशान ही रच सकते हैं, है ना। तीसरे परमेश्वरन उल्लूर, बहुत बड़ा नाम है स्वच्छंदतावाद का। तो जैसे हिंदी के 4 बड़े नाम हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, और मलयालम के 3 बड़े नाम हैं, कुमारन आशान, वल्लतोल और उल्लूर। उसी तरह से सारी भारतीय भाषाओं में स्वच्छंदतावाद की जो धारा चली है, उसकी जो गंगोत्री है कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ है। रविंद्रनाथ का बहुत बड़ा असर है भारतीय साहित्य पर, सिर्फ मलयालम या हिंदी साहित्य पर नहीं, सिर्फ बांग्ला साहित्य पर नहीं, सारी भारतीय भाषाओं के साहित्य पर। लेकिन उस पर आज हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए फिर कभी और बात करेंगे। लेकिन दूसरा जो कालानुक्रम से दूसरा प्रभाव है, रविंद्रनाथ का प्रभाव गांधी के भारत आने से बहुत पहले पड़ चुका था। गीतांजलि बहुत पहले आ चुकी थी, नोबेल प्राइज भी पहले ही मिल चुका था, है ना। तो वो लेकिन दूसरा जो बड़ा प्रभाव पड़ा है भारतीय साहित्य पर, वो महात्मा गांधी का है। तीसरा प्रभाव जो बड़ा पड़ा है 1935-36 के बाद, 36 के बाद खासकर प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन से, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की है, और जिसके दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता का निमंत्रण रविंद्रनाथ को दिया गया था, और उन्होंने अपना लिखित भाषण भी भेजा था। तो ये जो प्रगतिशील परंपरा है, उसके साथ मार्क्स का प्रभाव हिंदी साहित्य पर आता है, सारी भारतीय साहित्य भाषाओं के साहित्य पर आता है। तो इन 3 प्रभावों में से आज हम अपनी बात को गांधी के प्रभाव तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इन तीनों बड़े व्यक्तित्वों के प्रभाव को एक बैठक में नहीं खत्म कर सकते हैं, और केवल गांधी के प्रभाव को भी हम एक मीटिंग में नहीं खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिंधु मैडम मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है, ये हाराकीरी मैंने ही की है। विषय उन्होंने पूछा था और मैंने ही इतना बड़ा विषय बता दिया, तो ये मेरी ही भूल है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इतने बड़े विषय के कुछ झलक, कुछ उसकी संदर्भ, कुछ चित्र आपके सामने रख सकूं। तो रविंद्रनाथ और महात्मा गांधी आधुनिक भारत के, या आधुनिक विश्व के भी हम कहें, तो 20वीं सदी के 2 सबसे बड़े रोमांटिक व्यक्ति थे। रोमांटिक व्यक्ति से हमारी नई पीढ़ी कुछ फिल्मी प्रभाव ग्रहण करती है, लेकिन रोमांटिक का जो हमारा स्वच्छंद व्यक्तित्व, जो किसी रूढ़ी और नियमों को नहीं मानता है, लेकिन जिसमें एक प्रबल स्वातंत्र चेतना होती है, जो अपने भीतर की अभिव्यक्ति के लिए बेचैन है। तो 2 सबसे बड़े रोमांटिक व्यक्ति रविंद्रनाथ और महात्मा गांधी है। और पराधीन भारत की जनता की सबसे बड़ी प्रवृत्ति स्वातंत्र चेतना थी। तो स्वातंत्र चेतना से बढ़कर और जनता क्या चाह सकती है? और ये जो स्वातंत्र चेतना है, भारतीय स्वच्छंदतावाद जो सारी भारतीय भाषाओं में है, उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। स्वच्छंदतावाद कई सारी प्रवृत्तियों का समुच्चय है, लेकिन भारतीय स्वच्छंदतावाद की केंद्रीय विशेषता स्वातंत्र चेतना है। और गांधी, जिन्होंने देश के स्वाधीनता आंदोलन का 3 दशक तक नेतृत्व किया, वो इसी स्वातंत्र चेतना से हमारे हिंदी साहित्य को और भारतीय साहित्य को प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि साहित्य की कसौटी को भी प्रभावित करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रविंद्रनाथ स्कूल के हैं, है ना। उनकी अशोक के फूल के सारे निबंध शांति निकेतन की देन है। उन पर रविंद्रनाथ का जितना गहरा प्रभाव है, वो किसी से नहीं छुपा है। लेकिन उनके साहित्य की जो कसौटी है, उस पर गांधी का प्रभाव है। गांधी पर भी ये प्रभाव टॉलस्टॉय के जरिए है और भी चिंतकों के जरिए है। लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य निबंध में, कि जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को
पशु को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो इस साहित्य की कसौटी कहीं न कहीं गांधी का प्रभाव, रविंद्रनाथ के शिष्य पर गांधी का इस तरह से प्रभाव है। तो हर भारतीय भाषा में जरूर एक गांधी युग है। हमारे लोक गीतों को हम अध्ययन में शामिल करें तो शायद सारी भारतीय बोलियों में भी कोई ना कोई गांधी युग है। अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी की हमारी बहुत सारी बोलियां, सब में गांधी कहीं ना कहीं लोकगीतों में मौजूद हैं। लेकिन हम अभी उस विषय को भी छोड़ते हैं। लेकिन हम इस बात पर विचार करते हैं कि हिंदी साहित्य का गांधी युग कौन सा है। सोहनलाल द्विवेदी से लेकर के नई कविता तक बहुत सारे कवियों ने गांधी को केंद्र में रख करके रचना की है। राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, जैनेन्द्र, सोहनलाल द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिराज किशोर, ये ऐसे रचनाकार हैं जो घोषित गांधीवादी रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, पंत, बच्चन, इन पर भी गांधी का बहुत स्पष्ट प्रभाव है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तकली कातना, तकली से ऊन कातना कामायनी में भी आता है। तो हम जयशंकर प्रसाद गांधीवादी नहीं है, लेकिन गांधी का असर अपने युग के असर के रूप में कामायनी में आता है। ईड़ा सर्ग और संघर्ष सर्ग में बहुत स्पष्ट असर है गांधी जी के हिंद स्वराज का और भी चीजों का। अगर गांधी के सिर्फ उल्लेख की जितने भी युग चित्रण करने वाले उपन्यास हैं, झूठा सच से लेकर के तमस तक, गांधी सब जगह हैं। हम केवल उनका उल्लेख मात्र को ही अगर मैं संदर्भ भी देती जाऊं तो ये हमारी आज की बैठक छोटी पड़ जाएगी, तो मैं वो सारे नाम नहीं गिनाऊंगी। लेकिन और गांधी की स्तुति करने वाले भी सैकड़ों ग्रंथ हैं, उन पर भी आज हम बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि गांधी जी ने हिंदी साहित्य को किस तरह से मूलभूत रूप से प्रभावित किया। तो इसमें हमारे सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम उदाहरण लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल तिलक की परंपरा में है, वो तिलक से बहुत प्रभावित थे। जो उनका क्रोध निबंध है या लोकमंगल की साधनावस्था है, वो कहीं ना कहीं तिलक के कर्मयोग से प्रभावित है। लेकिन फिर भी हम गांधी का प्रभाव, छायावाद का प्रभाव, भारतीय स्वच्छंदता का प्रभाव उन पर देखेंगे। 1909 में उनका एक निबंध छपा था सरस्वती में, हम सब जानते हैं कविता क्या है। वो सीधी सादी कविता क्या है, उसमें वो जो कविता की परिभाषा देते हैं, वो मनोवेगों के प्रवाह के रूप में कविता की प्रेरणा को देखते हैं। तो वो उनके मनोविकारों वाले निबंध से जुड़ता है। लेकिन जब चिंतामणि भाग 1 में कविता क्या है निबंध आता है, तो वो पूरा ही बदल जाता है। उसके पहले पैरे में ही जो कविता की परिभाषा है, उसमें कुछ शब्द आते हैं, मैं पूरी परिभाषा नहीं रखूंगी क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है आज। तो उनमें कुछ शब्द आते हैं जब कविता को परिभाषित करते हैं, तो वो है विशुद्ध अनुभूति, आत्मा की मुक्तावस्था, भाव योग। अब मैं ये सारी चीज, अभी भाव योग, योग शब्द को, भाव प्रधान है महात्मा गांधी, भाव प्रधान है छायावाद, भाव प्रधान है रविंद्रनाथ, स्वच्छंदतावाद, है ना, अनुभूति, इन्हीं सब की प्रमुख विशेषता है। आत्मा की मुक्तावस्था को गांधी से ज्यादा क्या कोई व्यक्ति अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन ये योग शब्द कैसे आया है, मैं समझ नहीं पाई थी कि शुक्ल जी के यहाँ ये योग कैसे आया है। जब मैंने वल्लतोल की एनिटे गुरुनाथन पढ़ी, तो वहां जो योगी शब्द से संबोधित किया है उन्होंने गांधी को, मुझे इस योग का भी रहस्य पता चल गया कि कर्म योगी है गांधी और लेकिन उसके साथ साथ भाव योगी भी हैं। सारी विश्व को, अखिल मानवता को भाव रूप में अपने भीतर समाहित रखना, ये जो भाव योग है, वो कविता की परिभाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ आता है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहीं से भी गांधीवादी विचारक नहीं है, गांधीवादी चिंतक नहीं है। लेकिन वो उस युग में, गांधी युग में, जब कविता क्या है दोबारा लिखते हैं, तो वो अपनी कविता की परिभाषा बदल देते हैं। इस तरह से इस कविता की परिभाषा को बदलने का श्रेय कुछ कुछ गांधी को है, कुछ कुछ छायावाद को है ना। और छायावाद और गांधी में भी बहुत निकट का रिश्ता है, हम उस पर अभी बाद में बात करेंगे।
एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सरदार पूर्ण सिंह। इनके बहुत सारे निबंध जिनसे हम परिचित हैं, 6 निबंध इन्होंने कुल रचे, और सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, ये सब निबंध गांधी के भारत आने से पहले छप चुके थे। तो अगर हम केवल तकनीकी रूप से गांधी का प्रभाव देखें तो सरदार पूर्ण सिंह में हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि गांधी के भारत आने से पहले के निबंध हैं। लेकिन मैं उनकी सच्ची वीरता निबंध से ही एक अंश पढ़ूंगी कि जय वही होती है जहां की पवित्रता और प्रेम है ना, जहां धर्म है वही जय है। ये तो महाभारत से ही कही जा रही बात है। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं, जय वही होती है जहां की पवित्रता और प्रेम है। धर्म की व्याख्या ये पूर्ण सिंह की है। दुनिया किसी कूड़े के ढेर पर नहीं खड़ी है कि जिस मुर्गे ने बांग दी वही सिद्ध हो गया। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्नता करके खड़ा हुआ वही विजयी हुआ। ये जो सच्ची वीरता में ये आया है, सच्ची वीरता 1909 में छपा है। हिंद स्वराज उससे थोड़ा सा ही पहले आई है। और सरदार पूर्ण सिंह दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की आंदोलन से कुछ परिचित भी थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ गांधी का ही प्रभाव है। व्यक्ति गांधी का प्रभाव चाहे ना हो, लेकिन जिस हजारों साल की परंपरा की, भारतीयता की साधना का, संस्कृति का जो चरम रूप गांधी में मिलता है, उसी की एक झलक सरदार पूर्ण सिंह के निबंध में है। इसको आप टॉलस्टॉय का प्रभाव भी कह सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति में ये सारे प्रभाव हम समेकित रूप में देखें तो हम उसे प्रतीक रूप में, भाव रूप में गांधी नाम देते हैं। तो इस सरदार पूर्ण सिंह की इस निबंध से हम देखते हैं कि गांधी के 1915 में आने से पहले गांधी के आगमन की एक पृष्ठभूमि बन चुकी थी। एक मंच तैयार हो गया था जिसमें गांधी के आते ही एकदम से उनको एकदम से केंद्रीय स्थिति मिली। इसीलिए गांधी का आना, मैंने पहले भी कहा था कि कोई चमत्कार नहीं है, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। भारतीयता की, भारतीय समावेशिता वाली परंपरा की हजारों साल की साधना। प्रेमाश्रम जब शुरू किया था प्रेमचंद ने, तो वो गांधी जी के गोरखपुर आने से पहले की बात है। गांधी जी के गोरखपुर आने का प्रभाव प्रेमचंद पर बहुत गहरे पड़ा है। उन्होंने अपनी नौकरी ही नहीं छोड़ी, बहुत कुछ छोड़ दिया। लगभग उन्होंने गांधी जी की बहुत सारी चीजों को अपने साहित्य में लिया है। उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, गांधी जी के आने के साथ जो हिंदी साहित्य में किसान आते हैं, हिंदी राजनीति में किसान आते हैं, स्त्रियां बड़े पैमाने पर आती हैं, दलित प्रश्न बड़े पैमाने पर आता है, अस्पृश्यता 30 के दशक में तो खासकर आजादी के सवाल से भी बड़ा सवाल अस्पृश्यता निवारण का बनता है। जहां आजादी के लिए इंतजार कर सकते हैं गांधी जी, लेकिन छुआछूत की बुराई को, अस्पृश्यता को एक क्षण सहन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं प्रेमचंद के यहाँ सबसे पूर्ण रूप में हमें मिलती है। लेकिन प्रेमाश्रम, जिस पर गांधीवाद का बहुत गहरा असर है, उसकी शुरुआत प्रेमचंद गांधी जी के प्रभाव से, उनके गोरखपुर आने से पहले कर चुके थे। वो टॉलस्टॉय का प्रभाव था। टॉलस्टॉय गांधी के निर्माण में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो वैश्विक परिस्थितियां थी, जो औद्योगिक सभ्यता से और विश्व युद्धों से दहला हुआ विश्व समाज था, विश्व मानवता थी, वही टॉलस्टॉय में मुखरित हो रही थी और वही गांधी में मुखरित हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध जो देख चुका था सारा विश्व, वो प्रथम विश्व युद्ध औपनिवेशिक होड़ का परिणाम था। और औपनिवेशिक होड़ के पीछे औद्योगिक क्रांति थी, जिसने उपभोक्तावाद, एक विश्व को बाजार बनाने का संकल्प लिया था, और उस बाजार को उपनिवेश के रूप में हथियाने के लिए देश युद्ध लड़ते थे। टॉलस्टॉय उसी के खिलाफ मनुष्यता की आवाज थे, और गांधी भी उसी उपनिवेशवाद के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज थे, क्योंकि उपनिवेशवाद औद्योगिक क्रांति का दुष्परिणाम था। इसे गांधी से ज्यादा, एक पराधीन देश के व्यक्ति से ज्यादा और कौन समझ सकता है, एक उपनिवेश के, पराधीन उपनिवेश के। इसीलिए हिंद स्वराज यंत्रों का विरोध करता है। तो यंत्रों का विरोध रोजगार के संदर्भ में तो है ही,
ये जो यंत्र सभ्यता है, ये मनुष्य विरोधी सभ्यता थी 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, जिसका विरोध टोल्स्टॉय कर रहे थे और गांधी जी कर रहे थे। ये कामायनी की पंक्ति है और प्रसाद ने एक जगह और इस्तेमाल की है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तो ये जो कोलाहल था विश्व युद्धों का, औद्योगिक क्रांति का, उपनिवेशों की छीना झपटी का, इस सारी कोलाहल में हृदय की बात लेकर के कोई आता है, वो महात्मा गांधी है। टॉलस्टॉय को मैं उनमें शामिल मानती हूँ। तो ये जो आज हम कुछ मोटी मोटी बातों पर ही बात कर सकते हैं, स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का जो विद्रोह है, वो सिर्फ छायावादी कवि ही नहीं करते हैं, वो गांधी भी करते हैं, जो आजादी की लड़ाई को स्थूल अस्त्रों के बजाय आत्मा के अस्त्रों से लड़ते हैं, जो सूक्ष्म अस्त्र तो हैं लेकिन वो प्रभावशाली हैं, नैतिक अस्त्र हैं। और केवल इसीलिए छायावाद को केवल अंग्रेजी रोमांटिक कविता के प्रभाव से या केवल रविंद्रनाथ के प्रभाव से नहीं समझा जा सकता है। इन दोनों प्रभावों के साथ गांधी का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। और छायावादी जो युग है, वो केवल जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी का ही युग नहीं है, वो प्रेमचंद का भी युग है, जिसे हम रोमांटिक अंग्रेजी कवियों या रविन्द्रनाथ के प्रभाव से नहीं समझ सकते हैं। प्रेमचंद को समझने के लिए गांधी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह से भारतीयता की पहचान किसी एक व्यक्ति से हो सकती है तो वो गांधी हैं, उसी तरह से किसी एक साहित्यकार में अगर भारतीय आम किसान की पहचान हो सकती है, एक भारतीय आम स्त्री की पहचान हो सकती है ना, एक भारतीय आम आखिरी आदमी की पहचान हो सकती है, तो वो प्रेमचंद है। प्रेमचंद की रंगभूमि का जो नायक है, रंगभूमि को गांधीवाद का ही साहित्यिक निर्देशन कहते हैं, तो प्रेमचंद की रंगभूमि का नायक है सूरदास। तो वो एक आम आदमी है, वो आम आदमी है जो देख नहीं सकता है, लेकिन जो हृदय की आंखों से आने वाले दुष्परिणाम को देख रहा है। रंगभूमि का सूरदास एक कारखाने का विरोध करता है जो सबकी जमीनें छीन लेता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो देखिए तो भारत की जमीन एक बड़ी कारखाना बनाने वाली कंपनी ने छीन ली है, जिसको अपनी तैयार माल को खपाने के लिए भारत की भूमि चाहिए थी। और वहां जो सूरदास की जो अपनी झोपड़ी है, उसको भी छीनने वाला कारखाना है। सूरदास गरीब है, सूरदास देख आंखों इस चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता है, सूरदास दलित भी है। एक तरह से सूरदास वो आखिरी आदमी है जिसका कथन गांधी करते हैं। और किसानों की प्रेमाश्रम से लेकर भूमि और सारे गोदाम तक किसानों की समस्या का केंद्र में आना, ये प्रेमचंद पर काफी हद तक गांधी का प्रभाव। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब गोदान में होरी की मृत्यु हो जाती है, जब कफन की रचना हो जाती है, जहाँ घीसू माधव जैसे पात्र है, एब्सर्ड चरित्र है, तो ये गांधीवाद की मृत्यु है और ये प्रेमचंद के गांधीवाद की मृत्यु है। और इसमें कहीं ना कहीं जो यथार्थवाद है उस पर प्रेमचंद से को जोड़ने की कोशिश होती है। लेकिन साहित्य का उद्देश्य में भी जो कफन के बाद की रचना है ना, वो भाषण, बहुत प्रसिद्ध भाषण जो प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन में दिया था, उसमें भी प्रेमचंद अपने यथार्थवाद को परिभाषित करते हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रूप में। और ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, और शिवरानी देवी से जब बात करते हैं प्रेमचंद, घर में इसका उल्लेख आता है कि उन पर अंत तक भी गांधी का प्रभाव कम नहीं हुआ था। वो अपने आप को गांधी का चेला कहते हैं, लेकिन साहित्य में कोई भी चेला, चाहे प्रेमचंद ही क्यों ना हो, विवेकहीन नहीं होता है। वो साहित्य में गांधी को अपनी तरह से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, ये गांधी का असर है, क्योंकि गांधी भी अपने आप को व्यावहारिक आदर्शवादी कहते हैं। व्यावहारिक आचरण है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। गांधी जी के आदर्श कोई किताबी वस्तु नहीं है। और गांधी का हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान यही है कि जो सदियों से बड़े बड़े आदर्श जो किताबों के, नैतिक पुस्तकों की वस्तु थे, उन्हें आचरण में लाया जा सकता है, इसे संभव करके दिखाने का काम गांधी करते हैं। और जो छायावाद है, उस पर गांधी का कितना असर है, हम अलग से इस पर पूरी बात कर सकते हैं। लेकिन
छायावाद और प्रेमचंद एक ही युग के, छायावादी कवि और प्रेमचंद एक ही युग के व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है, विपरीत ध्रुव भी नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं जैसे स्कंदगुप्त की जो देवसेना है और कामायनी की जो श्रद्धा है, वो प्रेमचंद के नारी चरित्रों से, जो गोदान में गोविंदी के रूप में आती है, तो उससे बहुत भिन्न नहीं है उनका आदर्श। और जो देवसेना अंत में अपने प्रेमी से विवाह करना नहीं चुनती है, प्रसाद के सारे नाटक इसी तरह से समाप्त होते हैं, और उसके बजाय वो समाज सेवा का रास्ता चुनती है। प्रेमचंद की मालती भी मेहता के विवाह प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करती है, वो साथ रह करके इस समाज को बदलने का, समाज सुधार का प्रस्ताव रखती है। यही काम सोफिया, जो रंगभूमि में प्रमुख चरित्र है सोफिया, यहाँ भी हम इसका असर देख रहे हैं। जो सोफिया का चरित्र है, जो मालती का चरित्र है, जो गोविंदी का चरित्र है, ये सारे प्रेमचंद के चरित्र हैं। जो देवसेना है, प्रसाद की चरित्र है, जो श्रद्धा है, इनमें कोई मूलभूत फर्क नहीं है। और ये सारे चरित्र, संयोग है कि ये सारे चरित्र स्त्रियां हैं, लेकिन ये सिर्फ संयोग भी नहीं है, ये सारे चरित्र कहीं न कहीं गांधी भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। और गांधी जी के साथ वो सारे गुण केंद्र में आते हैं। हम देखते हैं क्रोध निबंध में देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, वहां जो अन्याय के प्रति आक्रोश है वो केंद्र में है। और हमारी परंपरा से क्रोध स्त्रियों का गुण नहीं माना जाता है, एक तरह का पौरुष है। राम के चरित्र में जो लोकमंगल की साधना अवस्था के केंद्र में है, लेकिन गांधी के आने के साथ स्त्रियां केंद्र में आती हैं। जो हमारी उर्मिला है साकेत की, वो भी गांधी युग की रचना है, वो चरित्र। कामायनी की श्रद्धा है, उर्वशी की औशिनरी है, या उर्वशी भी है। और काफी हद तक जो हमारे प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यासों की नायिकाएं हैं, वो स्त्री चरित्रों का केंद्र में आना दरअसल उन मूल्यों का, उन गुणों का केंद्र में आना है जो गांधी जी के साथ हमारे स्वाधीनता आंदोलन और नवजागरण के भी प्रमुख मूल्य मिले। मैं कामायनी का ही सहारा लेकर के दो लाइन कहती हूँ। दया माया ममता लो, आज मधुरिमा लो, अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। और ये जो सारे गुण हैं, वो गांधीवाद का असर है ना। तो ये सिर्फ छायावाद या छायावादी युग 1936 से समाप्त हम मानते हैं, प्रेमचंद की मृत्यु भी तभी की है, लेकिन वहीं तक गांधी युग खत्म नहीं होता है, गांधी युग उसके बाद भी चलता है। इसीलिए मैं किसी रूढ़ युग को यहाँ से यहाँ तक गांधी युग कहने के लिए सहमत नहीं हूँ। जब जब मनुष्यता की ये गुण साहित्य में प्रतिबिंबित होते हैं, तब तक गांधी युग है। और इन मानवीय गुणों को, हैं तो ये मानवीय गुण, लेकिन स्त्री के गुण माने जाते थे, इन्हें केंद्र में प्रतिष्ठित करने का काम महात्मा गांधी का है। इसीलिए गांधी के भारतीय परिदृश्य में आने के बाद हिंदी के अधिकतर महाकाव्यों का केंद्र स्त्रियां हैं। राम की शक्ति पूजा में जो शक्ति की मौलिक कल्पना है, वो भी मैं बहुत सारे निराला के व्याख्याकारों से असहमत हूँ। ये जो है नमक आंदोलन के बाद की रचना है, लेकिन ये जो शक्ति की मौलिक कल्पना है, मैं इस पर गांधी का असर मानती हूँ। क्योंकि निराला लिखते हैं, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। प्राणों से प्राणों पर विजय आत्मबल की साधनों से ही हो सकती है। ये स्थूल बम पिस्तौल की शक्ति की कल्पना नहीं है, ये आत्मा की शक्ति की कल्पना है, जो नमक कानून तोड़ने के समय बहुत अच्छे से निराला ने देखी थी। तो फिर से उसी का आह्वान करते हैं। और जो उपभोक्तावाद, बाजारवाद, जो बाजार की संस्कृति जो एक उपनिवेशवाद को लाई थी भारत में, उसके विरुद्ध भी कामायनी में बहुत सुंदर है। उस कारखाना सभ्यता, प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों की से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। ये कामायनी कह रही है, ऐसा लग रहा है कि हिंद स्वराज का अनुवाद हो रहा है।
तो कामायनी की ही है कि अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है अपना नाश करेगा। ये नाश प्रसाद प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देख चुके थे, इस औद्योगिक सभ्यता के विनाश के रूप में। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। मैं इस अर्थ में कामायनी में गांधी भाव देखती हूँ। काम का शाप कामायनी का बहुत सुंदर प्रकरण है, और उसमें ये कहते हैं काम का जो शाप है, मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध दोनों में हो सद्भाव नहीं। ये सबसे बड़ा शाप था जो औद्योगिक सभ्यता ने मनुष्य जाति को दिया था, और इससे त्राण मांगना वो गांधी के ही पास विश्व मानवता के लिए संभव था। इसीलिए मैं दिनकर की पंक्तियों को उधार लेकर के कहना चाहूंगी, मानवता का इतिहास युद्ध के दावा नल से जला हुआ, मानवता का इतिहास मनुष्य की प्रखर बुद्धि से छला हुआ, मानवता का इतिहास विफल हाफता हुआ लोहू लुहान। ये जो मानवता का इतिहास है, ये जहां शरण मांगता है वो गांधी है। तो इस तरह से गांधी का असर बहुत गहरा है भारतीय साहित्य में। तो ये जो छायावाद है, एक तरह से वो गांधी के मूल्यों का हिंदी साहित्य में स्थापित होने का युग है। उसके बाद का जो युग है, जो दिनकर जिसके प्रतिनिधि कवि के रूप में मैं ले रही हूँ, क्योंकि सारे कवियों को लेना संभव नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता भी मैं आपसे साझा करना चाहती, जो लोहे को पानी कर देना। ये लोहा उसी यंत्र सभ्यता का प्रतीक है जो युद्ध को जन्म देती है। मशीनें भी लोहे से बनती हैं, हथियार भी लोहे से बनते हैं। मनुष्यता इस लोहे की से आक्रांत थी। उसे गांधी एक नया संदेश देते हैं। लेकिन मैं दिनकर को अपने केंद्र में रखना चाहूंगी, जो बापू कविता है उससे मैं क्योंकि दिनकर गांधीवादी कवि नहीं है। जिस तरह से सियाराम शरण गुप्त हैं, या राम नरेश त्रिपाठी हैं, या सोहनलाल द्विवेदी हैं, वैसे गांधीवादी कवि नहीं है। दिनकर और उनकी पीढ़ी एक तरह से गांधीवाद से लगातार विवाद और संवाद करती है। ये वही समय है दिनकर के उभरने का, 30 का दशक, जब भगत सिंह उठे हैं। एक नया भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक नया मोड़ आया है ना। एक बहस चली है, साधन और साध्य की बहस चली है। भगत सिंह के लिए साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साध्य महत्वपूर्ण है। उसी समय नेहरू और सुभाष बोस का उदय का समय है, जो भारतीय राजनीति को एक वामपंथी, एक समाजवादी रुझान देना चाहते हैं। और वही समय दिनकर का समय है, जो गांधी जी के आदर्शों से, उनके प्रभाव से प्रभावित होते हुए भी एक नया रूप देना चाहते हैं। दिनकर तो कहते भी हैं कि मैं जिंदगी पर गांधी और मार्क्स के बीच झटके खाता रहा हूँ। ये प्रगतिशील चेतना का हिंदी साहित्य में आने वाला समय भी है। लेकिन इसीलिए मैं दिनकर की पंक्तियां ले रही हूँ। दिनकर उस युवा पीढ़ी के प्रतीक हैं, जो गांधी का के सिद्धांतों को लगातार संवाद करते हुए उसे नया रूप देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि गांधी के सिद्धांत कोई निर्जीव 11 एकादश मंत्र नहीं है, वो लगातार परिवर्तित होते हुए सिद्धांत हैं। तो गांधी जी के लिए दिनकर कहते हैं, संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। और लगभग ऐसे ही विवाद अब भगत सिंह या ना कल्ट ऑफ बम और वो सारी प्रकरण में देख सकते हैं। और वही आप नेहरू और गांधी के उस समय के पत्राचार में भी देख सकते हैं, जहां असहमति का स्वर प्रधान है। अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। ये लगभग वही स्टाइल है जो सोहनलाल द्विवेदी की स्टाइल है, गांधी के प्रभाव की। लेकिन दिनकर का जो है वो ये दिनकर कहते हैं कि व्यक्ति का धर्म है तप त्याग करुणा, है ना, लेकिन वो समुदाय का भी धर्म हो पाए, इसमें थोड़ा संशय है। और यही संशय भगत सिंह को है। तो ये इसीलिए दिनकर भी कहते हैं, रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, है ना। लेकिन यही दिनकर कहते हैं
कि शूरता नहीं मात्र अंगार। अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसी से आपको करना चाहूंगी। हाँ, मिल गई है मुझे। शूरता नहीं मात्र अंगार, शूरता नहीं मात्र रण में प्रकोप से धुधुआती तलवार, शूरता स्वस्थ जाति का चिर अनिद्र जागृत स्वभाव, शूरत्व मृत्यु के वरने का निर्भीक भाव। और जो मृत्यु के वरने का निर्भीक भाव है, वो जो सबसे प्रबल रूप में जहां दिखता है एक व्यक्ति में, वो महात्मा गांधी है। इसीलिए बापू कविता में जो गांधी जी का जो सांप्रदायिकता से लड़ने वाला, सांप के बिल पर नंगे पैर धरकर चलने वाला जो निर्भीक भाव है, उसकी अर्चना दिनकर करते हैं। और साथ ही गांधी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे अधिकतर गांधी जी के भक्त उपेक्षा कर जाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जब अंतिम चुनाव शस्त्र और कायरता में हो, तो मैं शस्त्र को चुनना पसंद करूंगा, कायरता को नहीं। उनकी अहिंसा वीर का भूषण है, कायर का नहीं। तो इसी दुर्बल का नहीं, इसी को दिनकर कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल है। और यही दिनकर कहते हैं कि किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निश्शेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। पूरा कुरुक्षेत्र जो है वो कहीं न कहीं गांधी से संवाद है। और उसमें युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के बहाने इसमें दिनकर की स्थापना है कि अहिंसा परम धर्म तो है, लेकिन आपद धर्म के रूप में कभी कभी हिंसा का भी सहयोग लेना पड़ता है। लेकिन जो परम धर्म के रूप में अहिंसा को कहीं भी दिनकर ने प्रश्नांकित नहीं किया है। तो ये आशा मनुजत्व की विजेता के विलाप में है। और कुरुक्षेत्र यहाँ खत्म होता है और शुरू भी वही होता है। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। 2 विश्व युद्ध देख चुका विश्व है वो हिंदी साहित्य में गांधी के मूल्यों में प्रकट होता है। इसीलिए दिनकर कहते हैं बापू जो हारे हारेगा जगती तल का सौभाग्य क्षेम, बापू जो हारे हारेंगे श्रद्धा मैत्री विश्वास प्रेम। फिर वही मूल्य जो कामायनी में आए हैं। दरअसल ये दिनकर के, कामायनी के या गांधी के ही मूल्य नहीं है, ये भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य हैं। तो उनका सबसे पूर्ण जो परिपाक है वो हमें गांधी नाम के व्यक्ति में मिलता है। भारत विभाजन पर अब जो तीसरा चरण है गांधी के प्रभाव का, पहला चरण हमने देखा छायावाद और प्रेमचंद के रूप में, दूसरा चरण हमने देखा दिनकर जैसे उत्तर छायावादी कवियों में। और जो भारत विभाजन के रूप में जितनी भी रचनाएं हैं वह कहीं ना कहीं गांधी हैं। मैं उन सबके नाम आज नहीं लूंगी क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हमें आगे भी चलना है। लेकिन दिनकर की बापू कविता से ही मैंने कुछ उद्धरण सुनाए, उसी के संदर्भ से हम समझ सकते हैं लगभग हर उपन्यास में, हर कहानी में जो कहीं ना कहीं भारत विभाजन पर है, उसमें सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में, उसमें सांप्रदायिक सौहार्द की एकमात्र आशा के रूप में गांधी है। ये गांधी और गोडसे की जो लड़ाई है वो आज तक जारी है। इसी संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर अमृत और हलाहल का संघर्ष कहते हैं, जहां अमृत का प्रतीक गांधी है, हलाहल का प्रतीक गोडसे चेतना है। गोडसे के जो विचार है वो हलाहल है, गांधी के जो विचार है वो अमृत है। इसको ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि अपने आप में एक पूरी बैठक का विषय है। लेकिन आजादी के बाद 1948 गांधी के आजादी, भारत विभाजन के प्रभावों की, यानी कि गांधी की मृत्यु के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद गांधी किस तरह से आते हैं हिंदी साहित्य में, तो मैं आपको ये कह ही चुकी थी कि जैसे सरदार पूर्ण सिंह के सच्ची वीरता में आता है कि दुनिया कचरे का ढेर नहीं है जहां मुर्गा बांग दे दे और सिद्ध कहलाए, वही गांधी के संदर्भ से मुक्तिबोध कहते हैं। वहां गांधी जी कहते हैं मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में कि दुनिया न कचरे का ढेर,
कि जिस पर कोई चढ़ जाए मुर्गा और कुक्कुट और बांग दे दे। तो खैर मैं इस उद्धरण, ये बहुत लंबा है, लेकिन उसी में मुक्तिबोध कहते हैं, उसी संदर्भ में एकाएक गांधी जी जब आते हैं बोरा ओढ़े हुए, तो उस बिंब को मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, आत्मा का पिंजर, शरीर का, हड्डियों का नहीं, आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। ये बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वो सारे मूल्य हैं जो गांधी जी ने, हमारे स्वाधीनता आंदोलन ने, नव जागरण ने, उस बच्चे के रूप में एक नई मनुष्यता, एक नया भारत, उस रूप में गांधी जी का अपने बाह में संभाले हुए हैं। और फिर वो इसी सौंप देते हैं उस नरेटर को। मुस्कुराकर उस द्युति पुरुष ने कहा तब, मेरे पास सोया हुआ था यह, संभालना इसको, सुरक्षित रखना। ये जो बच्चा है, ये जो गांधी हमें सौंप करके गए हैं, वो सारे मूल्य हैं जो कामायनी में है, जो हमारे नव जागरण के मूल्य हैं। और वो हमारे एक जगह देखना हो, अगर किसी एक पुस्तक में देखना हो, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आप सबको पता है भारत के संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो उसी को मुक्तिबोध के गांधी कहते हैं कि मिट्टी के लोंदे में किरणी ले, कण कण गुण है, जनता के गुणों से ही संभव है भावी का उद्भव। यही जनता, आम आदमी गांधी की सबसे बड़ी शक्ति थी। यही मुक्तिबोध के यहाँ आते हैं गांधी के संदर्भ में। हम देखते हैं आजादी के बाद की रचनाओं में एक बहुत, क्योंकि मुझे शायद 3:15 तक का समय मिला है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसके अंदर ही अपनी बात खत्म करूं। तो मैला आंचल, मैं उन्हीं कृतियों का नाम ले रही हूँ जो हम सब की जानी हुई है, ताकि मैं सिर्फ इशारा कर दूं और आप समझ जाए कि गांधी कहाँ कहाँ है। तो मैला आंचल में बावन दास की जब मृत्यु हो जाती है, बावन दास गांधी का प्रतीक है वहां मैला आंचल में, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये गांधीवाद की मृत्यु है, गांधी मूल्यों की मृत्यु है। मुझे नहीं लगता है कि ये गांधी मूल्यों की मृत्यु है, क्योंकि मैला आंचल का जो नायक है डॉक्टर प्रशांत, उसका सपना जब आप अंत में देखेंगे मैला आंचल के, तो वो भी गांधी का सपना है, गांधी के भारत का सपना है। वही सपना है जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में आया है। और एक और प्रमुख रचना का मैं उल्लेख करना चाहूंगी। उदय प्रकाश की एक बहुत जोरदार कहानी है, मोहनदास। उसके नायक का नाम ही अपने आप में गांधी का नाम है। उसका नायक एक आम आदमी है जो एक नीची जाति का कबीर पंथी है। अब देखिए, मैं जो कह रही थी बुद्ध की और कबीर की परंपरा के, जो भारतीय संस्कृति की विद्रोही परंपरा है, सड़ी गली रूढ़ियों पर प्रहार करने वाली परंपरा है, बुद्ध और कबीर की, उसी में गांधी आते हैं। और उदय प्रकाश के यहाँ भी जो मोहनदास है, वो नीची जाति का एक कबीर पंथी है जो दलित है। उसकी पत्नी का नाम भी कस्तूरी है, उसके पिता का नाम काबा दास है। मोहनदास करमचंद गांधी जी के पिता का नाम है। इस मोहनदास के पिता का नाम काबा दास है, उसकी माँ का नाम पुतलीबाई है ना, उसके बेटे का नाम देवदास है। और वो जिस जगह का, जिस गांव का रहने वाला है, वो पुरबनरा है। और उस मोहनदास, उस आम आदमी के साथ जो होता है, उस आम आदमी के से उसकी पहचान छीन ली जाती है। यही तो गांधी के साथ आजाद भारत में हो रहा है। गांधी के भारत से उसकी पहचान, उसका नाम छीना जा रहा है। गांधी का नाम छीन करके गांधी को नष्ट करने की कोशिश है। और इसके अंत में, जो मोहनदास कहानी के अंत में, जो ये मोहनदास कहानी के अंत में एक वाक्य है उदय प्रकाश का, मैं सिर्फ उसी को उद्धृत करना चाहूंगी आपके सामने। लेकिन सच बताइए, मोहनदास के गांव पुरबनरा का नाम क्या आपको पोरबंदर की याद नहीं दिलाता? यानी कि सारी कहानी रूपक के रूप में गांधी भाव पर आजाद भारत में अवसरवादी शक्तियों के द्वारा किए गए प्रहार को रूपक के रूप में अभिव्यक्त करती है। यहाँ एक सूर्यकांत नाम का भी पात्र है, वो हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये है बकरी, जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक,
वो भी उसी अवसरवाद द्वारा गांधी मूल्यों को, गांधी भाव को किस तरह से अपहृत कर लिया जाता है ना, उसी की कथा प्रतीकात्मक रूप से मेरे विचार से कहती है। तो ये एक बड़ा काल आजादी 1948 से 1990 तक का हम मान सकते हैं। 1990 से 2014 तक के काल को मैं देखूंगी बाजार की शक्तियों के उत्थान के रूप में, जहां सांप्रदायिक शक्तियां और बाजार की शक्तियां, उपभोक्तावादी शक्तियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं। स्वयं प्रकाश के एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास ईंधन में इसका बहुत अच्छा चित्रण है, लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक नाटक आपको याद दिलाना चाहती हूँ, असगर वजाहत का godse@gandhi.com। वहां सीधे सीधे दो प्रवृत्तियों के बीच टकराव है, गोडसे प्रवृत्ति और गांधी प्रवृत्ति। और जहां आदिवासियों की, किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है और उसके खिलाफ बात कहने के कारण गांधी आजाद भारत की जेल में है। तो ये godse@gandhi.com नाटक 1990 से 2014 के बीच के कालखंड को बहुत अच्छे से रूपक के रूप में अभिव्यक्त करता है। 1914 के बाद जो बाजारवाद है, उपभोक्तावाद है, वो और ज्यादा उग्र रूप में, और ज्यादा मोहक रूप में आया है। और जो गोडसे प्रवृत्ति है, जिसकी तरफ असगर वजाहत का नाटक इशारा करता है, वो और ज्यादा प्रबल रूप में आई है। शायद गांधी जी की हत्या जब गोडसे ने की थी, तो शायद ही कोई व्यक्ति हो जो गोडसे से अपने आप को जोड़ने में गर्व का अनुभव करता हो, शायद कोई नहीं था। यानी कि गोडसे के पीछे जिस कट्टरपंथी विचार का प्रभाव था, उसके भी सारे विचारक गोडसे से अपने आप को दूर करते हैं। लेकिन आज 1914 के बाद के युग में जब हम रह रहे हैं, तो गोडसे को महान देशभक्त बताने वाले लोगों की भी है तो वो चंद मुट्ठी भर, लेकिन एक बड़ी संख्या हो गई है। ये गांधी भाव पर ही हमला है, और ये आज का युग सबसे क्रिटिकल युग है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि गांधी भाव गोडसे से हार जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कुछ सालों की लड़ाई नहीं है, कुछ दशकों की लड़ाई नहीं है। गांधी हजारों साल की भारतीयता की समावेशी संस्कृति का, परंपरा का प्रतीक है, और वो इतना जल्दी नहीं हारेंगे। जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, आज हमें गांधी के कद का कोई व्यक्ति दिखता नहीं है हमारे आसपास, लेकिन एक व्यक्ति हम क्यों चाहें। जो बड़े नागरिक आंदोलन हुए हैं, जिसका कोई नायक नहीं था, आम जनता नायक थी। जो नागरिकता कानून के कुछ प्रावधानों के विरोध में जो आंदोलन हुए, अनपढ़ स्त्रियां नायक थी, लगभग बहुत कम पढ़ी लिखी स्त्रियों ने वो चलाया है ना। और जो बहुत हाशिए पर पड़ा हुआ वर्ग है, उसने चलाया है। 1 साल तक चला हुआ जो गौरवशाली किसान आंदोलन है, ये गांधी का प्रभाव है। ये साहित्य में कैसे आएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि साहित्य में सब कुछ तत्काल नहीं होता है। ये जो 1914 के बाद का युग जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें गोडसे के प्रभाव से हम आतंकित एक तरह से महसूस करते हैं, वैचारिक प्रभाव से, उसमें गांधी भाव किस तरह से इन आंदोलनों में अब मुखरित हो रहा है, वो आने वाले साहित्य में हम देखेंगे। एक मेरे बहुत प्रिय कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उनके शब्दों में मैं गांधी भाव को अभिव्यक्त करना चाहती हूँ, जो निश्चय ही जीतेगा। उस कविता का नाम है स्नेह शपथ। जो गिरे हुए को उठा न सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। तू सख्त बात से नहीं, स्नेह से जरा काम लेकर तू देखो, अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो। तो ये जो गांधी भाव है, वो जरूर विजयी होगा। जैसे मैंने अपनी बात की शुरुआत मलयालम के एक बड़े कवि से की थी, वल्लतोल से, तो मैं अपनी बात का समापन भी मलयालम के ही एक बहुत बड़े कवि जी शंकर कुरूप की कविता से करना चाहूंगी। भारतेंदु नाम से उनकी कविता है, और ये भारतेंदु उनके लिए गांधी है, महात्मा गांधी है। हरिश्चंद्र की भी उपाधि भारतेंदु थी, और वही उपाधि जी शंकर कुरूप गांधी को देते हैं। वो कविता हाँ मैंने नोट की है। वह सौम्याकार जिसने जीवन को बनाया एक पावन प्रार्थना, और विराजित हुआ जो भूमि की विशुद्धि के रूप में,
हिंदू मुसलमान सिख सबको सिखाया कि हैं सब एक ही सत्य कणिका के विविध अंश। और उनकी हत्या पर जो जी शंकर कुरूप कहते हैं, फट गया विश्व का निर्मल वक्ष। जो गांधी जी के वक्ष पर गोलियां नहीं चली, विश्व मानवता के सीने पर गोलियां चली हैं। फट गया विश्व का निर्मल वक्ष, रक्त बहा इतना कि विमल संध्या कालीन आकाश भी गया भी रंग हो गया रक्त। दिवस दिवस मुख से ढल पड़ा सूर्यबिंब, सूर्य ढल पड़ा रक्त की बूंद सा। और लो काल के आनन पर ढुलके अश्रुकण सा। ये उपमा रविन्द्रनाथ से ली है जी शंकर कुरूप में। लो काल के आनन पर ढुलके अश्रुकण सा, हमारा यह भूगोल अभी भी कंपित दिखाई देता है। तो ये गांधी का प्रभाव है जिससे हम आज तक आंदोलित हैं। और हम इसी हिंदी साहित्य और भारतीय साहित्य में जो गांधी का इतना व्यापक प्रभाव है, उसकी एक झलक दिखाने के लिए मुझे आप सब आयोजकों ने, सिंधु जी ने मुझे जो मौका दिया, उसके लिए मैं फिर धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। अगर उनकी कार्यक्रम में सुविधा हुई तो हम सवाल जवाब के रूप में इसे जारी रखेंगे। धन्यवाद मैम। आपने बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ हिंदी साहित्य के कई प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं में उपस्थित गांधी को हमारे सामने उपस्थित किया। साथ ही आपने हमें यह भी बताया कि गांधी किन्हीं स्थिर भाव का नाम नहीं, बल्कि लगातार परिवर्तित होते मूल्यों का नाम ही गांधी है। मैम, आपने हमें ये भी बताया कि भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े दूत के रूप में हम गांधी को देख सकते हैं। और आपने इस बात के प्रति चिंता भी जाहिर की है कि वर्तमान समय में किस तरह से गांधी को किनारे करते हुए गांधी के हत्यारे को मुख्य रूप से स्थापित करने की कोशिश हो रही है। मैम, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ, आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। और एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए दिया और इस विषय पर हम सबको व्याख्यान देकर लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब चर्चा का समय है। जिन प्रतिभागियों को कोई प्रश्न पूछना हो तो वो बारी बारी से पूछे। इससे पहले मैं एक बात से और आप लोग को अवगत कराना चाहती हूँ कि चैट बॉक्स में पर्सनल डिटेल्स भरने का फॉर्म लिंक भेज दिया गया है। आप लोग उसे भर ले ताकि सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जा सके। अब आप बारी बारी से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका व्याख्यान तो शानदार रहा। तो गांधी जी को साहित्य से ऊपर उठाकर भावों के धरातल पर ले जाने में आप सफल हुई। जिन भावों की कभी हत्या नहीं होती है, ये तो हमारे लिए बहुत आशा की बात है। गांधी जी ने जिन मूल्यों को, जीवन मूल्यों को हमारे सामने रख दिया है, उसकी कभी हत्या नहीं होती है। वो तो हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना जी। आगे भी आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। हम आपसे प्रार्थना अनुरोध करती हूँ जी, हमारे कार्यक्रमों को आपका सहयोग से आगे भी आप साथ दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना जी। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है मैम की बातों से सभी लोग सहमत हैं और कोई इसके विपरीत प्रश्न नहीं करना चाहते हैं। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पर्चा प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में एक पर्चा प्रस्तुति है और पर्चा का विषय है
पर्चा का विषय है आधुनिक हिंदी कविताओं पर गांधी दर्शन का प्रभाव। पर्चा प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पूर्व छात्रा ज्योति कृष्णन जी। ज्योति जी, आप अपना पर्चा प्रस्तुत करें। बबली जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। जी बबली जी, माफी चाहती हूँ, यहाँ पर रेंज की कुछ समस्या है, इसलिए मैं वीडियो ऑन करने की हालत में नहीं हूँ। ठीक है जी, सबको नमस्कार। मैं ज्योति कृष्णन आधुनिक हिंदी कविताओं पर गांधी दर्शन का प्रभाव नामक विषय पर आज पर्चा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इससे पहले विषय की ओर चलूं, मैं गांधीवाद या गांधी दर्शन की वर्तमान में जो प्रासंगिकता है उस पर 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगी। खास तौर पर तब जब हमारे ये जो समाज है, युद्ध, अमानवीयता, संघर्ष, लालच, अवसरवाद, भ्रष्टाचार आदि से घिरे हुए हैं, तब महात्मा गांधी के जो विचार है, जो दर्शन है, जो संदेश है, वर्तमान के लिए बहुत ही सार्थक है। वे ही एक धनात्मक तत्व है जो कि आधुनिक सभ्यता को सर्वनाश से बचा सकते हैं। स्व से पूर्व सेवा, संचय से पूर्व त्याग और दूसरों के लिए चिंता आदि स्थायी मान्यताएं बहुत ही तेजी से आज समाप्त होती जा रही है, जो हम अपने आंखों से आज देख रहे हैं। इस प्रकार के वातावरण में गांधीवाद ही एक आशा की किरण प्रस्तुत करता है। गांधी जी के मूल्य एवं सिद्धांत, आदर्श और उपदेश मानवता को आंतरिक, बाह्य, अमर शांति की मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। सत्य, ईमानदारी और अहिंसा गांधी दर्शन का आधार स्तंभ है। इस प्रकार गांधीवाद का प्रचार एवं अभ्यास से हमारी सभ्यता को बुराइयों एवं ऋणात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त करा सकता है। गांधीवाद या गांधी दर्शन का प्रभाव हर साहित्य में हम देख सकते हैं। गद्य हो या पद्य, दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य पर गांधी का प्रभाव पूरी परिशुद्धता के साथ व्याप्त है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, एकता, शांति, सद्भाव, सर्वधर्म, समभाव, समानता एवं मानवता आदि गांधी जी के आदर्शों का प्रभाव हिंदी साहित्यकारों पर भी पड़ा, खासकर आधुनिक हिंदी कवियों पर। आधुनिक काल को हम चेतनायुक्त, तर्कयुक्त और प्रगतिशील साहित्य कहते हैं। इस काल में रची गई रचनाएं समाज में व्याप्त कुरीतियां, छुआछूत, शोषण, उत्पीड़न, गुलामी, रूढ़िवाद आदि को तोड़ने का प्रयास करते हैं। 1900 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य में नवचेतना का व्यापक रूप दिखाई देने लगा था। स्वाधीनता आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों, अंग्रेजी शासन की भीषणता आदि इस वक्त के साहित्य को प्रभावित किया। 20वीं शताब्दी जो है विश्व को अपने विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इस दौर में अपने विचारों से लोगों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले महापुरुषों में महात्मा गांधी का नाम विशिष्ट रूप से लिया जा सकता है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर गांधी दर्शन का प्रभाव सन 1920 ईस्वी के बाद से दिखाई देने लगता है। यह हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का समय था। 1915 ईस्वी के आसपास गांधी जी भारत में सक्रिय रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ गए और देश की आजादी के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव आम आदमी को जागृत किया और उनकी आवाज राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले लिया। आजादी की लड़ाई की मुहिम में आधुनिक हिंदी साहित्यकार गांधी जी के संपर्क में आए। कवियों ने गांधी के अभिनव प्रयास में आस्था प्रकट करते हुए अपनी रचनाओं में उन्हें स्वर प्रदान की और अपनी लेखनी के माध्यम से गांधी के विचारों को बनाना शुरू किया। इस तरह आधुनिक लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जन को एक राष्ट्रीय भाषा सूत्र में बांधने की कोशिश करते थे। इस दौर के अधिकांश कवि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और अपने विचारों की काव्यगत अभिव्यक्ति की। इन कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्ता, भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, वियोगी हरि, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, हरिकृष्ण प्रेमी, शिवमंगल सिंह सुमन आदि का नाम लिया जा सकता है। भारत का संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम गांधी जी के अगुवाई में सत्य और अहिंसा पर टिका था।
आधुनिक हिंदी कवियों ने भी इसे अपने रचनाओं का माध्यम बनाया। सनेही जी कहते हैं, सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है, सत्य सत्य है, सत्य नित्य है, अचल है, अटल है। जैसे कि पहले जिक्र किया कि द्विवेदी युग जो है गांधी प्रभाव का श्री गणेश के रूप में मान सकते हैं। इस युगीन कवियों ने गांधी जी द्वारा प्रभावित अहिंसक, राष्ट्रीयता और सत्याग्रह को महत्व दिया। देखिए, माधव शुक्ल की एक कविता में सत्याग्रह के स्वर कुछ इस प्रकार है। हे शक्ति सत्याग्रह अमोद, अजय है, अविवाद है, इस विश्व में विमुक्त रहा, इसका सदा जयनाद है। गांधी जी के कदम, इस रावण राज्य में श्रृंगार छोड़ दो, जब तक देश परतंत्र है तब तक ऐशो आराम को भस्म कर दो। कवियों को प्रभावित कर गया। वे राष्ट्रीयता और स्वदेशी भावना को अपने काव्य में स्थान देने लगे। केवल द्विवेदी युग ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि सभी आधुनिक हिंदी काव्यधारा तथा कवियों पर गांधी दर्शन का प्रभाव हम देख सकते हैं। हम जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी एक ऐसे कवि हैं जो गांधीवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने महात्मा जी के प्रमुख आयुध अहिंसा, करुणा, मैत्री और विश्व प्रेम को ही विश्व की नींव माना है। वे लिखते हैं, विश्व बंधुता में ही प्राण है, मैत्री करुणा में कल्याण। वे भी महात्मा जी की तरह देश अभिमान को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। जैसे कि मेरी है जन्मभूमि जननी जगत में, मेरे प्राण रहते रहेगी महारानी ही, किंकरण होगी किसी नरपाल की, पंच तत्व मेरी पुण्य भूमि के ही मुझ में, कहला रहे हैं यही मुझसे पुकार के। इस प्रकार भारत भारती, स्वदेश संगति, हिंदू, वन वैभव, यहाँ तक कि उनके महाकाव्यों में भी गांधी दर्शन का प्रभाव देख सकते हैं। उनके राष्ट्र कवि की जो उपाधि है वे भी गांधी जी द्वारा ही प्रदत्त है। उनके भाई सिया रामशरण गुप्त भी गांधी की विचारधारा से प्रमुख रूप से प्रभावित थे। उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से गांधी विचारधारा का संदेश विश्व को देने का प्रयत्न किया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सियाराम शरण गुप्त ने लक्ष्य और बुद्धि दोनों का गांधी दर्शन के साथ पूर्ण सामंजस्य कर लिया है। वो उनकी आत्मा में रम गया है। उन्मुक्त, नागकली, बापू, मौर्य विजय, आत्मोसर्ग, एक फूल की चाह, खादी की चादर, एक हमारा देश आदि इसके उत्तम उदाहरण है। आगे है माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो एक भारतीय आत्मा नाम से जाने जाते हैं। वे भी गांधी दर्शन से प्रभावित कवि है। जैसे उनकी पुष्प की अभिलाषा की जो पंक्ति है, चाह नहीं मैं सुरभाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद में देना तुम फेंक, मातभूमि पर शीर्ष चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक। इस संदर्भ में उनकी एक और कविता कैदी और कोकिला भी महत्वपूर्ण है। सत्य की तरह ही इस समय के कवियों ने अहिंसा का भी समर्थन किया। गांधी का मानना था कि हिंसा से हिंसा का अंत कभी नहीं हो सकता। प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही गांधी जी युद्ध विरोधी हो गए। उनका मानना था कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं हो सकता। दोस्तों, आज इस कदम का बहुत ही प्रासंगिकता है क्योंकि आज हम रशिया, यूक्रेन और आदि कई देशों के जो बीच का जो तनाव है जिसका उदाहरण हमारे सामने है। यह क्रांति इतिहास में एक नए युग की शुरुआत कर रही थी। इसकी महत्ता को स्पष्ट करते हुए नरेंद्र शर्मा लिखते हैं, क्रांतियां जग में हुई अब तक कई, पर अहिंसक क्रांति की संज्ञा नहीं, शैली नहीं। महात्मा गांधी ने अपने विचारों से सामाजिक चिंतन को सबसे ज्यादा महत्व दिया। हिंदी कवियों ने अपने साहित्य में समाज कल्याण को प्रमुखता से स्थान दिया। उस समय व्याप्त हिंदू मुस्लिम भेदभाव को मिटाने का प्रयास भी गांधी जी ने किया। उसका आधार बनाकर सोहनलाल द्विवेदी लिखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या न सभी है भाई भाई, जन्मभूमि है सबकी माई। महात्मा गांधी ने भारत भूमि की स्वाधीनता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। महादेवी वर्मा ने गांधी को धारा का अमर पुत्र बताते हुए लिखा, हे धारा के अमर पुत्र, तुमको अशेष प्रणाम, जीवन के अजस्र प्रणाम, मानव के आनंद प्रणाम। इतना ही नहीं, दिनकर की बापू, पंत के युगान, युगवाणी, ग्राम्य, यहाँ तक कि हिंदी साहित्य के महाकाव्य जैसे गुप्त द्वारा रचित साकेत, प्रसाद की कामायनी, हरिहर द्वारा रचित वैदेही वनवास, दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र,
तथा हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र ये भी गांधीवादी विचार से प्रभावित प्रमुख कवि तथा रचनाएं हैं। इतना ही नहीं, आगे की कवियों ने भी गांधी को केंद्र में रखकर उनके उदाहरण दिए हैं। इस युग के लोगों में सांप्रदायिकता का लोप, एकता का आग्रह, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेकर जेल यात्रा करना, जेल जीवन की यातना के बावजूद मधुरता, आत्मीयता, देशभक्ति आदि का मार्मिक चित्रण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से आधुनिक हिंदी कविताओं में हुआ है। इतना ही नहीं, सीमित समय में सीमित सामग्री को लेकर केवल सीमित बातें ही मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर पाई हूँ। गांधी दर्शन का प्रभाव केवल आधुनिक हिंदी कविताओं पर भी नहीं, बल्कि कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि सभी विधाओं में हम देख सकते हैं। प्रेमचंद, रेणु आदि इसका उत्तम उदाहरण है। इस प्रकार देखा जाए तो महात्मा गांधी ने अपने विचारों से समाज के उन सारे पहलुओं पर अपनी बात रखी जो समाज के लिए हितकारी था। वह एक ऐसा समाज का निर्माण का सपना देख रहे थे जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो। साहित्य का भी यही लक्ष्य है। इसी कारण से गांधी के विचारों से आधुनिक साहित्यकार प्रभावित हुए हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि गांधी की विचारधारा जो है समाज को स्वस्थ पूर्वक उन्नति की ओर राह दिखाता है, जिसमें समानता का भाव है, जो समाज के लिए हितकारी है। इसलिए जब तक ये समाज है, हम है, तब तक गांधी और उनके दर्शन और विचार हमेशा सार्थक एवं प्रासंगिक रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति जी, आपने बड़ी ही वाक्य पटुता के साथ अपना परिचय प्रस्तुत किया। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ नंदिनी जी को, जो प्रथम वर्षीय छात्रा हैं। नंदिनी जी, आप धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। मैं नंदिनी, प्रथम वर्ष की हिंदी छात्रा हूँ। आज का प्रोग्राम हिंदी विभाग, हिंदी एसोसिएशन, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और हिंदी पूर्व छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। सबसे पहले इस व्याख्यान माला के अध्यक्ष आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को सबकी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस व्याख्यान माला के स्वागत भाषण डॉक्टर सिंधु टीए, एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यक्रम की संयोजिका भी है। आपको आपकी संचालन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। रेणु जी, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारे विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में गांधी के साथ गांधी के बाद विषय पर शानदार व्याख्यान दिया। हम सब आपके प्रति आभारी हैं। आपके उपस्थिति के लिए और आपके व्याख्यान के लिए आभार करती हूँ। आपको सेंट पीटर्स कॉलेज के तरफ से, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ की तरफ से, पूर्व छात्र संघ की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आगे भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आग्रह करती हूँ कि आपकी आशीषें हमेशा हम पर बने रहे। एक पर्चा प्रस्तुति हुई थी ज्योति कृष्ण जी की तरफ से, जो स्नातकोत्तर छात्रा है हिंदी विभाग क्यूसेट में और हमारे पूर्व छात्रा भी है। उनको मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। दूसरे कॉलेजों से आए हुए प्राध्यापकों, शोध छात्रों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। कई छात्र छात्राएं हैं। आप सभी के प्रति हिंदी विभाग की तरफ से आभार। हिंदी विभाग के पूर्व छात्र के हर एक सदस्य को, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के प्रत्येक सदस्य को कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आखिर में बबली जी और अंकिता जी, आप दोनों को भी ताहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नंदिनी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति की जाए।